हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम द गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्लास 10th का ही नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसी में से करेंगे। लेकिन आज हमारा जो उसका सब टॉपिक है वो है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। मतलब इस टॉपिक में जो हम चीजें पढ़ेंगे और वो है कि कैसे कैसे मूवमेंट जो है वो अलग अलग टाउन्स में कैसे कैसे चली, कंट्री साइड में कैसे कैसे चली, और साथ ही में हम उसके स्लो डाउन होने के रीजन भी पढ़ेंगे और साथ ही में खत्म होने का रीजन भी पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। जो पिछला पार्ट था वो हमने पिछली वीडियो में पूरा कर लिया था, तो इस वीडियो में हम आज ये 3 टॉपिक जो है वो पूरे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मूवमेंट, सबसे पहले बेटा देखेंगे कि मूवमेंट जो है वो अलग अलग टाउन्स में कैसे चली। तो मूवमेंट टाउन्स मींस शहरों में जो मेन इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे शहरों में दी गई है। सबसे पहले बेटा तो हमें ये पता ही है कि कौन कौन से इंसिडेंट हुए। जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट कंट्रोल, जितने भी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो सारा कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। और साथ में बहुत सारे हेडमास्टर और टीचर्स जो थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, जो कि गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रहे थे। साथ ही में जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, और काउंसिल इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया था। बस सिर्फ एक ही पार्टी ने जो है उसने पार्टिसिपेट किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ मद्रास में। वो कौन सी पार्टी है बेटा? वो पार्टी है जस्टिस पार्टी, विच इज नॉन ब्राह्मण्स पार्टी। क्योंकि उन लोगों का सोचना था कि सिर्फ और सिर्फ काउंसिल में एंटर करके ही पार्टी जो है कुछ चेंजेस ला सकती है सरकार में। ठीक है ना? क्योंकि पहले जो था वो सिर्फ सिर्फ ब्राह्मण्स के पास ही ये जो था हक था कि वही वो लोग जो है इलेक्शंस वगैरह लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो नॉन ब्राह्मण्स हैं, तो उनको मौका मिल रहा है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही में बेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि बायकॉट करने की वजह से, नॉन कॉपरेशन करने की वजह से जो बहुत सारा फॉरेन क्लोथ है उसका इंपोर्ट अभी कम हो गया। इंपोर्ट मतलब कि हमारे देश में जो आ रहा था क्लोथ वो अभी कम हो गया। ठीक है ना? पहले जो था कम से कम 102 करोड़ रुपए का जो क्लॉथ था वो यहाँ पे आता था, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 57 करोड़ का आ रहा है। और ये टाइम पीरियड किस में हुआ? 1921 से लेके 1922 का जो टाइम पीरियड है, सिर्फ उसी टाइम पीरियड में इतना कुछ हो गया। साथ ही में अभी हम देखेंगे जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे। बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स कोई खरीद ही नहीं रहा है ना, तो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स जो हैं वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? हम भी तो उसी चीज की दुकान शुरू करेंगे ना जिस दुकान में हमें मुनाफा हो। जिसमें हमें हो ही घाटा रहा है तो वो हम काम क्यों करेंगे? तो ऐसा ही यहाँ पे किया गया। फॉरेन गुड्स और फॉरेन ट्रेड में फाइनेंस करना बंद कर दिया गया। साथ ही में बेटा हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ही फॉरेन ट्रेड बंद हुआ तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो है उनकी कीमत बढ़ने लगी। मतलब कि उनकी जो है अभी वैल्यू बढ़ने लगी, क्योंकि अगर वो कपड़ा नहीं पहनेंगे तो इंडियन कपड़ा तो पहनेंगे ही पहनेंगे ना। तो इंडियन कपड़े की जो मार्केट है वो एकदम से ऊपर आ गई, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। साथ ही में हम देखेंगे क्योंकि उसके कपड़े में डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इसके साथ एक फायदा तो ये हो गया कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो खत्म होने से बच गई, नहीं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती। ठीक है ना? तो वो सारी की सारी बच गई, अभी भी चल रही है और अच्छे से चलने लगी। तो बेटा अभी साथ में हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है ये स्लो क्यों हो गई। बेटा ऐसा कौन सा रीजन था कि ये मूवमेंट स्लो हो गई, है ना? तो सबसे पहले बेटा खादी का जो क्लॉथ था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब कि महंगा था। जो कि क्या है कि मास प्रोड्यूस्ड जो मिल का क्लॉथ है उसका मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ही सस्ता था। तो गरीब लोगों को मजबूरन जो है खादी की जगह दोबारा उन्हें मास प्रोड्यूस्ड मिल का जो कपड़ा है उस पे वापिस आना पड़ा। साथ ही में हम देखेंगे कि इंडियंस के पास कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं था कि अपने वकीलों को या अपने बच्चों को वो दोबारा किसी और स्कूल में जो कि इंडियंस का बनाया हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना बनाया हो, उसमें दाखिला दिलवा सकें या लोगों को वहां पे जॉब दे सकें, क्योंकि वही वहां पे तो अभी जॉब छुड़वा ही दी है, तो यहाँ पे भी तो उनको जॉब मिलनी चाहिए ना। तो नहीं मिली, तो मजबूरन जितने भी बच्चे थे और टीचर्स थे उन्होंने दोबारा जो है ज्वाइन कर लिए स्कूल, दोबारा कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए। लॉयर्स ने भी दोबारा जो है गवर्नमेंट कोर्स को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अभी खाना तो खाना है ना,
कमाई करनी तो जरूरी है, ठीक है ना। अभी बेटा हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे रिबिलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में रिबिलियन जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हम एक एरिया का नाम लेंगे, दैट इज अवध। बेटा यहाँ पे आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि मैं अलग अलग एरियाज का नाम ले रहा हूं तो अलग अलग बंदे भी आएंगे। तो बेटा यहाँ पे भी हमें यही ध्यान रखना है, अगर रिवोल्ट हुआ है, अगर रिबिलियन हुआ है, तो वहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि वेयर, वाई, फॉर whom, किसके लिए हुआ, और कब हुआ, ठीक है ना, एंड हु डिड इट। ये देखो, ये जो 5 W है ना, ये आपको याद रखने हैं कि ये 5 W हर एक रिबिलियन में जरूरी होते हैं। वेयर, वाई, फॉर whom, व्हेन एंड हु डिड इट, किस बंदे ने किया, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वेयर का तो आंसर हमें मिल चुका है, अवध। अभी किसने किया, बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, और पहले वो एज ए इंडेंचर्ड लेबर, मतलब कि जिनको धक्के से या वर्गला के लेके जाया गया कहीं और काम करवाने के लिए, तो वो पहले फिजी में एज ए इंडेंचर्ड लेबर काम कर रहे थे। तो मूवमेंट जो थी दैट वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट वो अगेंस्ट थी तालुकादार्स के एंड लैंडलॉर्ड्स के, क्योंकि वो उनके साथ धक्का कर रहे थे, है ना, उनको सही रेट पे काम नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, या उनको फ्री बेगार करनी पड़ती थी। क्योंकि बेटा क्या था, प्रॉब्लम्स थी रूरल पीपल की, है ना। किसके लिए किया गया, रूरल पीपल के लिए किया गया। साथ ही में हम देखेंगे कि तालुकादार्स एंड लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, दे वर डिमांडिंग वेरी हाई रेंट्स, हाई रेंट्स वो मांग रहे थे, और साथ में वैरायटी ऑफ अदर टैक्सेस भी, और साथ ही में जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको बेगार करनी पड़ रही है। बेगार बेटा आपको मतलब को बिल्कुल याद रखना, बेगार मतलब के फ्री वर्क, और वी आल्सो कैन से एज विदाउट मनी, जहां पे पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है ना, उनको लैंडलॉर्ड के फार्म में फ्री काम करना पड़ रहा है, वो भी बिना किसी पेमेंट के। पीजेंट्स के पास कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। टेन्योर बेटा सीधी सी बात है, देखो इसको हम एक और छोटा सा लेंगे, जैसे कि टीनेंट होता है, किराएदार, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि बेटा आजकल अगर कोई भी किराएदार होता है, मान लो किसी ने जमीन जो है वो ठेके पे ले रखी है, किसी और की जमीन ली हुई है कि भाई मैं एग्रीकल्चर करूंगा, आप 5 साल के लिए मुझे दे दो, है ना। अगर मान लो 5 years का उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल के बाद ही उससे जमीन ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे नो सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि 5 साल का तो है, उसने बोल दिया कि 5 साल के लिए यार जमीन तुम्हारी, तो मेरे को कुछ पैसे देते रहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद ही जो जमीन है उनसे छुड़वा ली जाती है। मतलब कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि भाई आपको जमीन इतनी देर के लिए दी गई है और आपसे तब तक नहीं ली जाएगी। तो अभी बेटा हम देखेंगे कि पीजेंट्स की डिमांड कौन सी थी। तो पीजेंट्स की 4 डिमांड थी। पहला तो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कम करें। दूसरा, बेगार बंद करें, फ्री काम नहीं करेंगे। तीसरा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाए। चौथा, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उसको भी हम सोशल बाइकआउट करते हैं, हम उनका कोई भी साथ नहीं देंगे। कैसे, बेटा बहुत सारे नाई धोबी, नाई धोबी आपको पता ही है, नाई बाल काटने वाला, धोबी कपड़े धोने वाला, ठीक है ना, और बार्बर्स, कॉबलर्स, वॉशरमैन, सभी ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। किसके लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, कि भाई हम इनकी कोई भी काम फ्री में नहीं करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही में क्या हुआ बेटे, अभी जवाहरलाल नेहरू जी की एंट्री होती है, जब वो अवध में आते हैं। क्यों आते हैं भाई अवध में, क्या जरूरत पड़ी है। ओबियस ही बात है बेटा, अवध जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। वहां पे वो लोगों की प्रॉब्लम्स जानने के लिए आते हैं कि भाई इनके साथ ऐसा कौन सा धक्का हो रहा है, इनके साथ कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बेटा अक्टूबर में क्या करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा रामचंद्र जी एंड कुछ और लोग मिलके जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वो क्या है, अवध किसान सभा। बेटा इसका एक नाम और भी है, दैट इज औध किसान सभा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये दोनों के दोनों सेम ही है, अवध किसान सभा और औध किसान सभा। तो इन्होंने मिलके जो है इसको बनाया। अभी इसका पर्पस भी देखेंगे और साथ में देखेंगे कितनी ब्रांचेस, नियर अबाउट 300 ब्रांचेस जो थी अराउंड द रीजन, विद इन अ मंथ
खुल चुकी थी। 1921 में क्या हुआ, तालुका दास के हाउसेस पे और मर्चेंट्स पर अटैक किया गया। बहुत सारा वायलेंस फैल चुका था, बाजार लूट लिए गए, अनाज भी लूट लिया गया, ठीक है ना। और साथ ही में क्या हुआ बेटा, क्योंकि लोकल लीडर्स ने पीजेंट्स को बताया कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा और जो लैंड है वो भी गरीब लोगों के बीच में बांट दी जाएगी। ये लोकल पीपल ने बताया उन लोगों को, ठीक है ना। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि गांधी जी ये सोच रहे थे कि या नहीं। गांधी जी ने ये बोला कि नहीं, नहीं अभी तक तो उन्होंने नहीं बोला, ठीक है ना। तो बेटा महात्मा गांधी का नाम हर जगह पे इन्वोक किया गया, मतलब कि उसको यूज किया गया है ना। कोई भी काम करवाना है तो महात्मा गांधी का नाम ले लो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो बेटा अभी क्या हुआ, अभी ट्राइबल पीपल की बात करेंगे, ठीक है ना। ट्राइबल पीपल जो थे, मतलब कि अभी इसको हम ट्राइबल पीपल कबीले वाले लोग भी बोल सकते हैं ना, कि जो कबीले में रहते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं ट्राइबल पीपल। तो बेटा यहाँ का जो एरिया है, और हीरो, मेन हीरो वहां पे बाबा रामचंद्र थे। यहाँ पे जो है वो है अलूरी सीताराम राजू, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। अलूरी सीताराम राजू। तो बेटा इन्होंने महात्मा गांधी के काम को बहुत ही खुशी से स्वीकार किया और साथ में इन्होंने क्या किया, अपनी ही मर्जी से उसको इंटरप्रेट भी किया। इंटरप्रेट करना मतलब कि लोगों को अपनी ही डेफिनेशन बताई कि वो क्या कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं, है ना। उनका मानना था कि भाई अभी जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बेटा हम देखेंगे 1920 का टाइम पीरियड है, एरिया है गॉडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या हो रहा है, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चल रही है। बेटा अभी इसको याद रखना कि मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट क्या चीज है। मिलिटेंट, आपको एक बात याद रखनी है कि जो मिलिटेंट है, जहां पे आपको लगे कि भाई वेपन्स यूज हो रहे हैं, मतलब वो मिलिटेंट ग्रुप है। गोरिल्ला, गोरिल्ला मूवमेंट क्या है, गोरिल्ला मूवमेंट में बेटा क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ नाइट, रात के टाइम में वो लोग उनपे क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, ठीक है ना। जो लोग थे वो रात के टाइम में अटैक करेंगे और सब कुछ लूट के ले जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो थी बेटा, एक तरफ तो वो सोच रही है कि भाई फोर्स यूज करो, तभी हम अपने जंगलों को आजाद करा सकते हैं। जंगलों को आजाद करवाने की क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि वहां पे उस वक्त जो आपके फॉरेस्ट थे, आपको याद होगा 9th क्लास के सिलेबस में भी फॉरेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, आपको याद होगा। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड कॉमन फॉरेस्ट, वो आपको याद होगा बेटा, ठीक है ना, 9th में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो बेटा इसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। लेकिन कांग्रेस किसी भी हालात में फोर्स के यूज में थी ही नहीं कि हम वायलेंस कहीं भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम बेटा अभी देखेंगे कि क्यों अभी वही जंगलों को लेके इतना क्यों परेशान हो रहे हैं बेटा, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरीके से जंगलों के ऊपर डिपेंड करते थे। वहीं से वो चीजें लेके खा रहे हैं, वहीं से वो चीजें लेके बेच रहे हैं, वहीं से लकड़ी लेके बेच रहे हैं, अपनी थोड़ी बहुत कमाई कर रहे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं लोगों के ऊपर, जंगलों में जा नहीं सकते, ठीक है ना। और साथ ही में बेटा क्या हुआ, फॉरेस्ट एरिया क्लोज कर दिया गया फॉर ट्राइबल पीपल। इसके साथ क्या हुआ, जो लोकल पीपल हैं उनको फ्री में काम करना पड़ा सरकार के लिए, क्योंकि अगर सरकार के लिए फ्री में काम करेंगे तो वो उनको थोड़ा बहुत किसी जंगल में जाने देंगे और वहां से चीजें लेने देंगे, ठीक है ना। साथ ही में बेटा क्या हुआ, उनको उनके कैटल भी वहां पे चराने के लिए मना कर दिया कि आप अपनी गाय भैंस भी वहां पे नहीं लेके जा सकते, ना ही वहां से फ्यूल वुड्स ले सकते हो, ना ही आप फ्रूट्स ले सकते हो। तो ये सारे के साथ एक लाइवलीहुड तो उनका अफेक्ट हुआ ही हुआ बेटा। साथ में उनके ट्रेडिशनल राइट्स, ट्रेडिशनल राइट्स अभी क्या है, ऑब्वियस सी बात है बेटे, जंगल के लोग हैं तो किसी पेड़ की पूजा करते होंगे, किसी जानवर की पूजा करते होंगे, है ना। तो वो भी रह गई अब तो, है ना। उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो हमारी इन चीजों में भी इंटरवेन कर रहे हैं, ये लोग तो हमारी इस चीज में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक रिवोल्ट शुरू हुआ जिसको लीड किया अलूरी सीताराम राजू ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, मैंने पहले भी बताया है बेटा। अभी उसके पास, वो खुद ही बताता है कि मेरे पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स हैं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, लोगों के दुख दर्द दूर कर सकता हूँ, एंड इवन के मेरे को जो बुलेट शॉट्स है, मतलब के गोली भी नहीं मार सकती, बंदूक से भी मारा नहीं जा सकते, मतलब के वो तो भगवान ही हो गया भाई, है ना।
इनकारनेशन ऑफ गॉड, उसको प्रोक्लेम कर दिया गया, घोषणा कर दी गई कि भाई ये तो भगवान का अवतार है। लेकिन क्या हुआ, वो एक तरफ तो महात्मा गांधी की प्रेज करता है, नेशनल मूवमेंट जो उनकी चली है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली है, उसकी भी भक्ति करता है, और साथ ही में वो खादी पहनने के लिए बोलता है, साथ ही में वो दारू छोड़ने के लिए बोलता है। लेकिन एक तरफ वो कह रहा है कि बिना वो वायलेंस के आप लोग अपने एरिया को आजाद ही नहीं करवा सकते। ये दोनों चीजों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता। तो बेटे गॉडम रिबेल्स जो हैं, जो लोग थे, है ना, रिबेल्स मतलब के जो रिबेलियन करने वाले लोग हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, गोरिल्ला वॉरफेयर चलाया, तो जिसके कारण बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो मारे गए। तो लास्ट में क्या होगा, अल्लूरी सीताराम राजू जी को अरेस्ट कर लिया गया और हैंग कर दिया गया इन 1924। ये आपको याद रखना है। अभी देखते हैं बेटा स्वराज इन प्लांटेशन, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांटेशन ज्यादातर जो है वो असम में होती है ना। तो बेटा अभी जो है असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का अपना ही मीनिंग है। वो क्या है, मिंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस। क्योंकि अभी क्यों बाहर क्यों घूमना है, क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के हिसाब से गवर्नमेंट ने प्लांटेशन वर्कर्स को मना कर दिया कि आप अपने टी गार्डन्स छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। यू हैव टू स्टे ओवर देयर, यू हैव टू वर्क ओवर देयर, वहीं पे रहो, वहीं पे खाओ, वहीं पे करो, सारा कुछ वहीं पे करो, ठीक है ना, कोई लोड नहीं है बाहर जाने की। तो बेटा अभी क्या हुआ, when the plantation workers heard of non cooperation, जब उन्होंने सुना कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट की है, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह छोड़ के वहां से जाने लगे, घर की तरफ चल दिए। लेकिन अभी आप किसी का काम छोड़ के जाओगे आध बीच में, तो आपको लोग पकड़ेंगे ना, वो तो पकड़ेगा ही बंदा। तो क्या हुआ बेटा, लेकिन वो बिलीव कर रहे थे कि भी गांधी राज आ चुका है, तो अभी क्या होगा, हमें जो लैंड है वो हमारे घर पे साथ ही मिल जाएगी, वहीं पे हम खेती करेंगे खाएंगे। लेकिन वो कभी भी अपने गांव नहीं पहुंच सके, अपने घर नहीं पहुंच सके, क्योंकि या तो उसको रास्ते में पकड़ लिया गया, उनको मारा पीटा गया, या फिर उनको जेल में डाल दिया गया। तो बेटा अभी हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज हॉल्ट ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट का खत्म होना कैसे हुई, है ना। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, दैट इज चौरा चौरी। ये जो इंसिडेंट है, ये चौरा चौरी का इंसिडेंट है, जो यहां पे हुआ। कब हुआ, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ। कैसे हुआ बेटा, बेटा क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्टर जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उनका अचानक से क्या हुआ, पुलिस के साथ क्लैश हो गया। वहां पे पुलिस ने ओपन फायर किया, ठीक है ना, गोली वोली चलाई, तो लोग भड़क गए। तो लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे, और इवन के उसको आग भी लगा दी, जिसमें क्या हुआ, कम से कम 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन आम लोग, है ना, वो मारे गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, 22 फरवरी 1922, 12 फेब 1922 को महात्मा गांधी ने लास्ट में जो मूवमेंट है वो खत्म कर दी, कि भाई अभी तो बहुत सारा वायलेंस फैल चुका है, बहुत सारा रायता फैल चुका है, अभी बहुत हो चुका, अभी हम इस मूवमेंट को बंद कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी की हमेशा से ही पॉलिसी थी। अगर मूवमेंट शुरू हो चुकी है तो ठीक है, अगर आपने कहीं भी वायलेंस की, मूवमेंट वापस ले ली जाएगी। तो आगे बेटा जो अगला हमारा वीडियो होगा, उसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।